उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज इस क्लास को। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक नए लेक्चर का आगाज करते हैं। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नहीं अच्छे होंगे तो मैं हूं ही आपके साथ में कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट ही बहुत ही प्यारा सा है, बायोलॉजी। गुल्लू गुल्लू मुल्लू मुल्लू सा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा हमें पढ़ते टाइम पे। और इससे पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में कितना कुछ किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार क्विक कपल्स ऑफ सेकंड में रैप अप कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आज ही इसी क्लास में इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर देंगे। सर ने सबसे पहले आपको पढ़ाया होगा नर्वस सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ए ऑर्गन। नर्वस मतलब आप अपने इस खोपड़ी की बात कर रहे होगे। नर्वस कभी होगे तो जाहिर सी बात है, कान से नर्वस होने से रहे, हाथ से नर्वस होने से रहे, आप होंगे तो इसी पार्ट से नर्वस होने वाले हैं। सेकेंड वन बात, फिर सर ने कहा था कि नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला था सीएनएस, दूसरा था पीएनएस, तीसरा था एएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर आप हिंदी मीडियम है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र और सवाधीय तंत्रिका तंत्र। हमें और तुम्हें हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमें पढ़ना है केवल और केवल सीएनएस के बारे में। और सीएनएस के भी सर ने 2 पार्ट बताए थे, एक ब्रेन बताया, एक स्पाइनल कॉर्ड बताया। ब्रेन मतलब मस्तिष्क होता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु होता है। स्पाइनल कॉर्ड सर आपको पढ़ाएंगे जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहा हूंगा, जब कंकाल तंत्र पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊंगा। इस लेक्चर में पर्टिकुलर मैंने आपको ब्रेन समझाना शुरू किया। मैंने आपको ब्रेन के लिए सबसे पहला फैक्ट बताया था कि जो अडल्ट मेल होते हैं उनके ब्रेन का वेट 1400 से 1450 ग्राम होता है। अडल्ट फीमेल महिलाओं में दिमाग नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, महिलाओं में दिमाग होता है बेटा। कितना होता है? 100 ग्राम कम होता है, 1300 से 1350 ग्राम होता है। बच्चों में कितना होता है जी? 300 से 400 होता है। और अगर बात की जाए, आगे की बात की जाए आपकी, तो जो आप लोगों के आगे हमारे बायोलॉजिकल डेथ एक पॉइंट था, यानी कि जिसको हम लोग जैविक मृत्यु कहते हैं, उसका रिलेशन किससे था? जैविक मृत्यु का रिलेशन हमारे ब्रेन से ही था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े थे तो मरने के बाद में हमने कहा दिमाग कितनी देर एक्टिवेट होता है? 7 से 8 मिनट तक होता है। इसके अंदर सोडियम नाम का जो है आपका एक मिनरल पाया जाता है। उसके बाद में हमने सीखा था कि ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी की 20% एनर्जी यूज करता है, विच इज मैक्सिमम। उसके बाद सीखा था हमने कि ये फैटेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा वसीय अंग होता है। इसका यूनिट मैंने आपको न्यूरॉन बताया था। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। दूसरी बात मैंने कहा था कि न्यूरॉन जो होते हैं वो 100 मिलियन प्लस होते हैं। तीसरी बात, मिनिमम रीजनरेशन पावर भी न्यूरॉन की ही बताई थी मैंने आपको। तो इतनी सभी बातों के बाद मैंने आपको बताया था ब्रेन 3 टाइप का होता है। एक आपका फोर ब्रेन होता है, एक आपका मिड ब्रेन होता है, एक आपका हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शेयर कर दिया था, जिसमें सेरिबेलम बताया था। दूसरा मैंने आपको मेडुला ऑब्लंगेटा बताया था, और तीसरा मैंने पॉन्स वेरेलाई बताया था। फिर आज इस लेक्चर से हमें पर्टिकुलर सीखना है मिड ब्रेन, और आज ही हमें इस लेक्चर से सीखना है कौन सा? फोर ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। और सबसे पहले आपकी कॉपी पे प्यारे बच्चों हेडिंग होनी चाहिए, ध्यान दें। पहले जब आप समझें तो केवल ही समझें, ठीक है। और जब लिखने की बारी आए तो अलग बात रहेगी। पहले आप समझाते टाइम पे लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करें यार, ठीक है। चलिए जी, दिमाग नाम हमारा क्या है बेटा? मिड ब्रेन है, ठीक है। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? यहाँ पे मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन को हिंदी में सर ने क्या बताया था? मिड ब्रेन को हिंदी में बताया था सर ने मध्य मस्तिष्क बताया था भाई, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के नाम से हम लोगों ने इसे पुकारा था। अब जो इसका डायग्राम भी मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में शेयर किया था, लेकिन पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट बच्चा बताया था मैंने क्या आपको, क्या कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट इन आर ब्रेन, ठीक है। ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है। सबसे छोटा हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए हमारे दिमाग का कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा मिड ब्रेन। अगर मैं यही आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा, तो आप तुरंत भाग के कहेंगे फोर ब्रेन होता है, जाहिर सी बात है। अगर आपसे मैं यही पूछ लेता हूं कि स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सेरिबेलम है। अगर आपसे कहता हूं स्मॉलेस्ट की बजाय लार्जेस्ट सब पार्ट कहता हूं, तो आप सेरिबेलम कह देंगे। इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लीजिएगा यार, इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप लोग।
आगे जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ जो है आपकी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग संवेदी अंग के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कुछ संवेदी अंग होते हैं, ठीक है, संवेदी अंग, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन कहा करते हैं, जो हमें सेंस के बारे में बताते हैं, सेंस होती है। अब देखो, आप लोगों ने आज से पहले पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ना वो 6 सेंस है। देखो, छठी सेंस होती नहीं है कुछ भी, लेकिन छठी सेंस वैसे होती है। वो क्या होती है उसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। पहले 5 तो बताओ कौन कौन सी है आपकी। सबसे पहली सेंस कौन सी है? सबसे पहली सेंस है भाई आपकी आई की, ठीक है, आंखों वाली। दूसरी सेंस कौन सी होती है भैया? आपकी ईयर वाली होती है, ठीक है। एक तो आपकी आंख होती है, आंख भी एक टाइप की सेंस है, ठीक है। और दूसरा ईयर यानी कि आपके कान जो है वो भी एक टाइप का सेंस है। तीसरा जो होता है कौन सा है भैया? आपका नोज, ठीक है। नोज यानी कि जो आपका नाक होता है वो भी एक प्रकार की सेंस है। और चौथा जो आपका होता है टंग, टंग यानी कि जो आपकी जीभ होती है, जीव्या, वो भी एक प्रकार की सेंस है। और पांचवा जो आपका होता है वो क्या होता है? स्किन, स्किन यानी कि जो त्वचा होती है वो भी आपका एक प्रकार का सेंस है। तो टोटल आप लोगों की 5 सेंस है। गुरुजी सेंस का मतलब क्या है तो ये भी बताइएगा। अरे बहुत ही आसान है बच्चा, सेंस का मतलब क्या है? हाँ जी, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। सेंस का मतलब ये है कि जो आई है ना, आई, इससे आप लोग देख पाते हैं, कोई चीज देखते हैं तो देखते हैं, इसका मतलब क्या है? आप लोग देख के कोई चीज को सेंस करते हैं। अब सेंस का मतलब क्या है सर जी? आप लोगों ने देखा, मुझे देखा, आपने मतलब दुनिया के सबसे सुंदर इंसान को देखा, जैसे आपने मुझे देखा, आपकी आंखें एकदम ठंडक सी महसूस हुई होगा आपको, मतलब बड़ा अच्छा अच्छा फील हुआ होगा, ठीक है। आप मान लो ये बात, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अरे मानने में क्या जाता है यार, नहीं मानोगे तो क्या कहाँ जाओगे, ठीक है, मानना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों ने मान लिया, आपकी आंखों ने सेंस किया कि वाह निहाल हो गई, मतलब आज तो जन्नत मिल गई होगी, आपको ऐसा लगा होगा। कानों से सुना होगा, अरे आपने मेरी मीठी वाणी सुनी होगी, अरे सुना होगा, आहा हा, निहाल हो गए, कितनी प्यारी आवाज है मास्टर की, ठीक है, मजा आ गया सुन के। सेंस ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप लोग। अगर नाक से बात करते हो, ओहो सर गुजरे पास से जैसे जैस्मिन की खुशबू निकली है, आहा हा, निहाल हो गए, ठीक है। आपने नाक से तो सेंस की है ना, यहाँ से जीभ की। अब देखो, आप मुझे चखने से रहे, ठीक है, आप मुझे काटने से तो रहे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मान लेते रसगुल्ला खाया, बड़ा मीठा था ये तो, ठीक है, गुलाब जामुन खाया, बड़ा मीठा था ये तो सर जी, कुछ नमक वाली चीजें आप लोगों ने खाई, बहुत ही आपका जो है नमकीन टाइप से था, वो क्या थी बेटा? आपकी जीभ ने बताया। स्किन, ठंड लग रही है जी हमें, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है जी हमें, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, आपको किसी ने चूंटी काटी है, आपको मैं थप्पड़ मारूं खींच के, आप मुझे भी थप्पड़ मार सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लात मुक्का चले हमारे बीच में, स्किन आपकी सेंस करेगी। ये 5 ऑर्गन होते हैं सेंसरी, लेकिन एक छठवां ऑर्गन और भी होता है जिसको हम लोग 6 सेंस के नाम से पुकारते हैं। अब देखो 6 सेंस आपकी, मुझे नहीं पता अच्छी है कि नहीं है, लेकिन मेरी तो बहुत अच्छी है भाई। कैसे गुरुजी? देखो, हमें पहले कई बार पता लग जाता है ये काम होके ही रहेगा। ऐसे बहुत बार होता है हमारे साथ में कि ये काम तो सच में हो जाएगा, पक्का ही हो जाएगा। अगर वो काम सच में हो जाता है फिर तो मतलब ये छठी सेंस है हमारी, ठीक है। आपकी छठी सेंस काम कर रही है कि नहीं कर रही मुझे नहीं पता, पर मेरी तो कर रही है, सबकी करती है, हल्की फुल्की तो करती है सबकी सेंस की, हाँ ये काम आज होगा, ये बुरा होगा, ये अच्छा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सभी आपकी छठी सेंस ही बताती है आपको। और 6 सेंस जो होती है आपकी यही है। वैसे ही कोई ऑर्गन्स में नहीं आती है, लेकिन वैसे कोई ये सेंस भी आपकी होती है। तो ये बात आप जो है अच्छे से इतनी याद कर सकते हैं। अब अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, या समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिड ब्रेन है ये काम क्या करता होगा। तो ये मिड ब्रेन पर्टिकुलर जो है ना प्यारे बच्चों, आपकी ईयर और आई, ठीक है, यानी कि आपकी आंख और ईयर यानी कि कान, और के साथ में आपकी ये छठी सेंस, इनको कंट्रोल करना या इनको सिग्नल देने का काम जो है ना ये आपका मिड ब्रेन ही करता है। ये बाकी 3 नहीं कह रहा मैं, ये ऊपर वाले 2 और केवल छठी सेंस जो है ना आपकी, इनको ही कंट्रोल करता है केवल आपका मिड ब्रेन। सर ईयर आई का मतलब क्या है? क्या देखना है, कब देखना है और किसे देखना है, ठीक है, ये आपकी बात जो है ये मिड ब्रेन पे होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या देखना है, कब देखना है, किसे देखना है। मतलब जी लॉकडाउन का टाइम था, खाली बैठे थे, यूट्यूब आपने चलाया, अब कोई तो यूट्यूब पे कुछ ही देख रहा है, कोई तक टीवी की बात कर लेते हैं, अब लड़कियां देख रही है सास बहू के सीरियल देख रही होती है सारा टाइम, या रोती रहती है उन्हें देख देख के, ठीक है। लड़के होते हैं या तो कोई मार धाड़ की फिल्म देख रहे होंगे, ठीक है, या क्या देख रहे होंगे, डिस्कवरी चैनल। अब मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे टीवी मिल जाए तो या तो डिस्कवरी चैनल चला लिया, या मैं अभी कार्टून चला लेता हूँ। मुझे मतलब कार्टून थोड़े पसंद है, अच्छे देखने, मतलब ठीक है, मजा आता है, और तो क्या है, टाइम पास ही तो करना होता है, ठीक है।
ईयर की बात करते हैं, क्या सुनना है, कब सुनना है। अब कई तो होते हैं बड़े दुख भरे गाने सुनते हैं, दिल तोड़ के हंसती हो तुम मेरा, कई सुन सकते हैं थाड़ा लंडूर मारी छोरी छेड़ दी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कैसे गाने सुनते हो, ये आपकी ईयर पे बात करती है। ये सिग्नल आपको दे कौन रहा है सारे, ये सिग्नल आपको सारे कौन दे रहा है, आपका मिड ब्रेन दे रहा है। और छठी सेंस जिसको मैं कह रहा हूं ना, छठी सेंस जो आपकी एक्चुअल कुछ नहीं है लेकिन वैसे आपकी काम करती है, तो उसमें भी आपके जो सिग्नल कंट्रोल्ड होते हैं वो आपका मिड ब्रेन ही करता है। होपफुली आपको बात में समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो फटाक से कॉपी पे लिख लीजिएगा और फिर हम लोग चले जाते हैं आगे, ठीक है। आपके पास में 1 सेकंड का तो टाइम है ही यहाँ पे, जल्दी से लिख लेना बेटा आप लोग से। ठीक है जी सर, आपने इस बात को लिख ही लिया होगा। अब मैं जाता हूं आगे थोड़ा और सीखते हैं हम लोग क्या होगी बात हमारी जी। बात आगे की बात करते हैं हम लोग और अगला हमारा दिमाग आएगा फोर ब्रेन यहाँ पे। और फोर ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर ब्रेन में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीज़ें आएंगी भी थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ से आपकी, ठीक है। और फोर ब्रेन में आप सबसे पहले पढ़ने वाले हो क्या भाई, आप पढ़ने वाले हो थैलेमस पढ़ने वाले हो, ठीक है। हिंदी में भी इसे आप लोग क्या बोलोगे, हिंदी में भी आप लोग इसे थैलेमस ही बोलने वाले हो। अब तक आप लोगों ने अपने सेंसरी ऑर्गन में से 2 को तो कंट्रोल कर लिया है, 3 रिमेनिंग है। कौन कौन सा सर जी? एक तो आप लोगों का नाक रिमेनिंग है, ठीक है, यानी कि आपकी जो नोज पार्ट है ये रिमेनिंग है अभी। दूसरा जो आप लोगों का है वो जीभ वाला, ठीक है, जीभ यानी कि जो आपके टेस्ट होते हैं, यानी कि आपका जो स्वाद होते हैं वो रिमेनिंग है। और तीसरा जो आपका पार्ट बचा हुआ है वो आपकी जो स्किन होती है, स्किन यानी कि जो आपकी त्वचा होती है, ठीक है, त्वचा, वो वाला पार्ट भी आप लोगों का अभी तक रिमेनिंग है। तो एक्चुअल में थैलेमस भी क्या करता है, थैलेमस भी आपके सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, थैलेमस भी आपके सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। लेकिन बात क्या है आपकी, लेकिन बात ये आती है आपकी कि इनमें से 2 सेंसरी ऑर्गन को तो मिड ब्रेन ही करता है, ईयर और कौन कौन सा कहा सर ने, आई को। लेकिन नाक, जीभ और स्किन, इन तीनों को थैलेमस कंट्रोल करता है। सर जी कैसे करता है, थोड़ा बता दीजिएगा, देखते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि हमें जो सूंघने की बात की जाए, ठीक है, जब हम लोग सूंघते हैं और हमें सूंघने के बारे में बताता कौन सा दिमाग है, थैलेमस। फॉर एग्जाम्पल क्या सर जी, हमें कोई बदबू आ रही है जिसको हम फैटिड बोलते हैं इंग्लिश में, हमें कोई खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस बोलते हैं इसे, हमें कोई भी स्मेल आ रही है, स्मेल का मतलब बू होता है, तो हमें बताएगा कौन सा दिमाग, हमें थैलेमस ही पार्ट बताएगा। कुछ भी सूंघने की बात आती है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि कोई आदमी को सूंघने वाली बात होती है, ये मैसेज जो है ये कहाँ पे आते हैं आपके, तो जवाब रहेगा आपका थैलेमस रहेगा। टेस्ट की बात करते हैं हम लोग डाइजेशन सिस्टम में पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में। जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, जैसे हमारी ये जीभ है, इस जीभ के ऊपर पैपलाइज होती है, पैपलीज होती है, इसको हम लोग टेस्ट बड के नाम से भी पुकारा करते हैं, ठीक है। और हमें जीभ के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट जो हैं वो फील होते हैं, ठीक है। जैसे सर जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें है ना प्यारे बच्चों, जीभ का बिल्कुल आगे का जो भाग होता है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो जीभ का होता है ना आपका, उसके ऊपर हमें फील होता है कौन सा, मीठा फील होता है, स्वीट बर्ड जिसको बोलते हैं। हम पढ़ेंगे ये बायो के अंदर आगे, जब इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका डाइजेशन सिस्टम कहते हैं उसमें देखेंगे हम लोग। इससे अगला पार्ट जो हमारा होता है उसको हम लोग सॉल्टी बड के नाम से पुकारते हैं, नमकीन कहते हैं। यहाँ हमें खट्टा लग रहा होता है, यहाँ हमें कड़वा लग रहा होता है, यहाँ हमें अनियन और गार्लिक बड लग रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे देखोगे, मतलब हमें कोई भी टेस्ट फील हो रहा है, हमें पता है। देखो एक एग्जाम्पल से बात कहूँ कि मीठा कैसे होता है, तो ये बात आपको पहले से पता है, आप इसे डिफाइन तो नहीं कर सकते खैर, लेकिन आपको इतना अच्छे से अंदाजा जरूर है कि मीठे का टेस्ट क्या है। भैया आपको मैं कह देता कि एक नमक का गोला बना के देता कि खाइएगा, अब आप उसको सेंस करके देख सकते हैं कि नमकीन क्या है, मीठा क्या है। ये सिग्नल आपके दिमाग कौन से ने दिए होंगे, थैलेमस ने ही दिए होंगे। तो कोई भी प्रकार का टेस्ट आप है आपको पहले से याद भी है, भैया आप बता तो नहीं सकते क्योंकि ये ऐसी चीज है, थिंग्स विच वी कैन फील ऑन सेल्फ कांट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स,
कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपने लेवल पे ही समझ रहे हैं, किसी को बता तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको याद तो है ना, ये याद आपका जो है थैलेमस ही बता रहा है आपको। स्किन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहां से क्या क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आपका यहां से आता है कि हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, आपकी हमारी बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी कि जो हमारी बॉडी का बाह्य तापमान होता है, बाह्य तापमान, वो कौन सा दिमाग जो है वो सेंस करता है या कंट्रोल करता है? तो जवाब रहेगा हमारा थैलेमस। अब इसका मतलब क्या है सर जी, अभी ठंडी का टाइम आ गया तो आपको पता है कि स्वेटर पहन के ही घर से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज घर से बाहर निकलने में थोड़ा खतरा हो सकता है, तबीयत खराब हो जाएगी। ये सेंस आपको कर रहा है, बाहर आपको ठंडी लग रही है, थैलेमस कर रहा है। आप लोगों को गर्मी लग रही है, जैसे ही गर्मियां आएंगी आप तुरंत एसी पंखा कूलर ऑन करेंगे, मतलब आपका थैलेमस पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया, और इसी से आपको पता लगा कि थैलेमस ही एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आपका जो है आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात होगी। यहाँ पे एक बात और भी आती है कि आपका एक्सटर्नल जो होता है ना, एक्सटर्नल पेन की बात करता हूं मैं, एक्सटर्नल पेन की, यानी कि जो आपका बाह्य दर्द होता है ना, बाह्य दर्द, वो भी यही दिमाग बताता है। ध्यान देना, बाह्य दर्द, अंदर का नहीं। पेट दर्द सर दर्द की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ ये वो दर्द है आपका पर्टिकुलर, किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, कहीं आपकी चोट लग गई है, कहीं आप गिर गए होंगे, ठीक है, तो ये वाले जो पेन है ना आपके, ये आपका थैलेमस ही बताएगा। देखो क्यों बताएगा, क्योंकि भाई स्किन है ना आपकी, ठीक है, स्किन में क्या आपका बाहर वाले तो आएगा, और क्या चीजें आएंगी आपकी, ठीक है। आप किसी पतीले को हाथ लगाते हैं, पता लगे कि वो गर्म है, आप एकदम से हाथ पीछे करेंगे, थैलेमस ही सिग्नल देगा आपका। सेंसरी नर्व्स होती है इसके अंदर, जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आपके कनेक्ट होती है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल पेन है, बाहर की चीजें जो है उसको सेंस ये करता है। अब एक बात है यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात आपकी, आपको जब मैंने सेरिबैलम पढ़ा रहा था, अनुमस्तिष्क, और वहां एक लाइन आपको मैंने बताई थी कि ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल और सेरिबैलम डजंट वर्क। इसका मतलब ये था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से हमारा अनुमस्तिष्क काम करना छोड़ देता है, बंद कर देता है। ये बात आपको मैंने बताई, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बताई होगी सर ने, अनुमस्तिष्क, ठीक है। लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा क्योंकि वो तो रोज ही पीती है, ठीक है, उनको तो पता भी होगा इस बारे में। तो थैलेमस जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। कब? देखो थैलेमस भी काम करना छोड़ता है, सेरिबैलम तो काम करना छोड़ता है ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, उस इंसान का थैलेमस भी, ठीक है। तो ज्यादा शराब पीने से, ठीक है, शराब पीने से, ज्यादा शराब पीने से, देखो एक दो पैग लगा के आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आपका थैलेमस भी काम करेगा, आपका सेरिबैलम भी काम करेगा। लेकिन आप जगाधरी माल्टा की पूरी बोतल चढ़ा के आओ, तो फिर तो देखो क्या होने वाला है, फिर तो आपको पता है क्या होगा, फिर तो आपके सेरिबैलम काम करना छोड़ा, मतलब आपकी स्पीकिंग पावर बिगड़ गई। आप बोलना हिंदी चाह रहे हो लेकिन आपके अंदर से निकलेगी इंग्लिश। जर्नली देखा भी होगा आपने, पिए हुए आदमी को क्या हाल होता है, ठीक है। अच्छा, शराब पीने से ये वाले एक्शन भी होंगे, बाहर का टेम्परेचर, उस भाई साहब को सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है, उस भाई साहब को बिल्कुल नहीं लगेगी। भयंकर सर्दी के अंदर वो कहेगा सर्दी कौन है, बावड़ी बूझ कंबल ओढ़े घूम रही हुई, आराम से चौड़ा होके घूमेगा वो, ठीक है। एक्सटर्नल पेन, उसको कितनी लात मारो, मुक्का मारो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। उसका कुत्ते मुंह चाट रहे होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस ही नहीं होता उस भाई साहब को, नालियों में पड़ा रहता है, नहीं पता। अच्छा, उसको ना बदबू आती ना खुशबू आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, उसका स्वाद, वो चरे जाता है, डांगरों की तरह खाया जाता है, उसको कोई खास पता नहीं लगता, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है थैलेमस के बिगड़ने की वजह से ही होता है सारा आपका। तो थैलेमस पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा आप लोग। और सेंसरी ऑर्गन में आपका नाक आता है, जीभ आता है, स्किन आती है, और आपके एक्सटर्नल पेन को करता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर को करता है। और ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी लेवल पे बात करता हूं मैं, पहले लेवल पे सेरिबैलम काम करना छोड़ता है, अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे काम करना छोड़ता है आपका थैलेमस। तो आपके दिमाग के कितने ऐसे पार्ट है जो ज्यादा शराब पीने से काम करना छोड़ते हैं? तो जवाब रहेगा 2। पहला आपका रहेगा थैलेमस, दूसरा रहेगा आपका सेरिबैलम। मतलब प्रायोरिटी पहले सेरिबैलम की है, ठीक है ना, ऐसे याद करना आप लोग। या आपसे ये पूछा जाए कि ज्यादा शराब पीने से दिमाग के कौन से मेजर पार्ट काम मतलब मेजर पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो एक फोर ब्रेन पे पड़ता है, एक आपका हिंड ब्रेन पे पड़ता है। हिंड ब्रेन में सेरिबैलम आता है आपका, फोर ब्रेन में आपका कौन सा आता है, थैलेमस आता है। तो होपफुली आप लोग इन चीजों को याद कर पाएंगे और लिख भी पाए होंगे कॉपी पे आप लोग, ठीक है। अगर लिख लिया आप लोगों ने तो अच्छी बात, आगे बढ़ाता हूँ। 1 मिनट का टाइम आप लोगों को मैं दे देता हूँ, ठीक है।
जल्दी जल्दी इसे आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। सर वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, अच्छी बात है, आगे चले जाते हैं जी। लिख लिया तो खुशी की बात है, ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं हाँ करें सर आप, बहुत अच्छा लगता है फिर। ठीक है जी, थैलेमस हमारा हो गया। अब हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं। ओहो, बहुत ही गजब की चीज है, जो इस जनरेशन में है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया पार्ट है ये फिलहाल का, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी इसका नाम हाइपोथैलेमस ही है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इसकी पहली बात आपको मैं बता देता हूं क्या है। इसकी सबसे पहली बात आपकी ये आएगी, इसको कहा जाता है बेसिकली सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से पुकारा जाता है इसे, हम लोग कहा करते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। अब देखो, दो तीन चीजें आप लोग मुझसे पढ़ोगे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस चीज को, समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक आपकी होती है ग्लैंड, ग्लैंड को हिंदी में हम लोग कहा करते हैं ग्रंथि। ठीक है, और ग्रंथियां जो होती है वो तीन काम किया करती है। एक तो ये अपने अंदर से जो है ना वो जूस निकाला करती है, यानी कि रस निकाला करती है। एक ये अपने अंदर से जो है वो एंजाइम निकाला करती है। ठीक है, एंजाइम। और ये एक अपने अंदर से जो है ना वो हॉर्मोन्स निकाला करती है, हॉर्मोन्स। ठीक है, मतलब ग्रंथियां एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली नुमा आकृति। अरे कभी आप शादी ब्याह में गए होंगे, ठीक है, और शादी ब्याह में अगर आप गए तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा आपका पाउच होता है। ठीक है, और एक पानी वाला पाउच होता है, बिल्कुल इतना सा ही पाउच, ऐसे ऐसे आपकी ग्रंथि होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और उसी के अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। उसी लिक्विड को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो जूस, या तो एंजाइम, या तो हार्मोन, ये तीनों ही चीजें होती है आपकी। ठीक है, अब सर क्या बात है कि जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीजें हैं तो सही यहाँ पे, लेकिन जो ग्रंथि आपकी एंजाइम और जूस निकालती है उसे हम लोग कहा करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से पुकारते हैं, यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के नाम से जो है इसको हम लोग पुकारा करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड इसे हम लोग कहा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात की जाए, इसमें एक डाल के दो। ठीक है, उसके बाद अगर आगे की बात की जाए आपकी, यहाँ पे कोई कपड़ा है, कागज दो, रफ कागज दो। उसमें एक डाल के दो जल्दी। ये है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। और आपका ये हार्मोन जो भी ग्रंथि निकालती है, जो भी ग्रंथि हार्मोन्स निकालती है, उसको हम लोग बोला करते हैं भाई क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड बोला करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जो है इसे हम लोग पुकारा करते हैं, एंडोक्राइन के नाम से। ठीक है, ये आपको उधर हार्मोन्स वाला दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख रहा हूं मैं हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हार्मोन्स लिख रहा हूं। ठीक है, हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स निकाल रही है, ठीक है, और हार्मोन जो है ये क्या है आपका, ठीक है, हार्मोन जो निकालती है उसको हम लोग जो है एंडोक्राइन ग्लैंड बोला करते हैं, यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि के नाम से जो है इसे हम लोग पुकारा करते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि के नाम से। मेरी बात दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे मार्कर में इंक कम हो गई थी, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको। क्या बात बताई मैंने, एक ग्लैंड होती है ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलीनुमा आकृति होती है। ठीक है, ये तीन टाइप के अंदर से अपना लिक्विड निकालती है। पहले आपका जूस होता है, दूसरा एंजाइम होता है, तीसरा हार्मोन होता है। ठीक है, जो भी ग्रंथि जूस या एंजाइम निकालती है इसको हम लोग एक्सोक्राइन के नाम से पुकारते हैं, और जो भी ग्रंथि हार्मोन निकालती है इसको हम लोग एंडोक्राइन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी के सभी को कंट्रोल करना, ये चैप्टर अलग ही वैसे पढ़ाऊंगा आगे जाके मैं, इन सभी के सभी को कंट्रोल करना, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसको हिंदी में जो है ना पीयूष ग्रंथि के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी।
इसको बेसिकली हम लोग ना मास्टर ग्लैंड के नाम से भी पुकारते हैं। ये हमारे शरीर की एक मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर किसको बोलते हैं? जो कंट्रोल कर ले सबको। क्लास में पूरी बच्चा, अभी आप बहुत सारे बच्चे बैठे हो, हमने आपको कंट्रोल कर रखा है, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब ऐसे आपको बांध नहीं रखा हमने, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चुपचाप बैठे हो आप, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो भाई मास्टर ग्लैंड जो होती है वो पीयूष होती है, लेकिन इसको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा। हमने आपको कंट्रोल कर रखा है, लेकिन मुझे भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा। कौन होगा? मेरे बाप, मतलब बाप, पापा, ठीक है, पापा कह लो, कोई बात नहीं। तो पापा कंट्रोल करेंगे, मतलब इस पीयूष के पापा कौन है? इस पीयूष के पापा हैं भाई हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाले कौन है? हाइपोथैलेमस। इसी वजह से इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब समझो आप इस पूरी कहानी को दोबारा, क्या है आपका? सारे सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस, कहेगा ये कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सिग्नल देगा इस मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये सिग्नल देगी किसको? बाकी और ग्रंथियों को। किन किन को? एक्सोक्राइन को और एंडोक्राइन को। ये आगे सिग्नल देंगे किसको? भाई तुम हार्मोन निकालो, तुम जूस निकालो, तुम एंजाइम निकालो। जैसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ोगे, उसके अंदर से एंजाइम निकलते हैं। जैसे आप थायराइड ग्लैंड पढ़ोगे तो उसके अंदर से आप हार्मोन निकालोगे, ठीक है। तो इस टाइप की चेन बनी हुई है। सबसे पहले आपका सुपर मास्टर ग्लैंड आएगा, जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो? हाइपोथैलेमस। उसके बाद में आप पढ़ते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में आप एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन पढ़ते हो। तो होपफुली आप लोग इस बात को समझ पाए जो मैं आपको बताना चाह रहा था या समझाना चाह रहा था। ये पॉइंट आप लोगों का अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात को हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होगी अगली बात यहाँ पे हमारी। अगली बात हमारी यहाँ पे होगी कि सुपर मास्टर ग्लैंड तो हमने सीख लिया, इसका मतलब भी जान लिया कि क्या होता है। दूसरी बात है, इसी ब्रेन को ना, इसी हाइपोथैलेमस को हम लोग हमारे लिए फीलिंग हाउस कहा करते हैं, ठीक है। फीलिंग हाउस यानी कि हमारे ये भावनाओं का घर होता है, भावना का घर होता है ये, ठीक है। इसमें हमारी सारी की सारी फीलिंग्स होती है। गुरुजी कैसी फीलिंग? फीलिंग बेटा बहुत सारी होती है आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, आपको किसी से प्यार हो रहा है, ओहो हो, आपको किसी से लव हो रहा है, और आप जो है ना प्यार प्यार में कुछ ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हो और दिल मारते हो तीर उसके बीचों बीच, और यहाँ पे आप लोग लिख लेते हो, कई बार जानू लिख लेते हो। ये आपके जानू, सोना, मोना, बाबू, जादू, टोना, ये कुछ भी आता है ना तो कौन से दिमाग में आता है बेटा? हाइपोथैलेमस में आता है। हाइपोथैलेमस में ही आप किसी के लिए प्यार की भावनाएं लेके आते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं, गुरुजी मेरा ना मेरी जानू ने दिल तोड़ दिया, ठीक है। और गाने भी है, दिल तोड़ के हंसती हो तुम मेरा। अरे बेटा दिल टूटेगा ही कैसे? दिल को यूं थोड़ी ना यार, कहां से थोड़ी ना दिल टूट जाएगा। दिल में कुछ नहीं होता, एक्चुअल में उसने आपका हाइपोथैलेमस तोड़ दिया होता है, ठीक है। अब आज के बाद ये मत कहना कि गुरुजी मेरा उसने दिल तोड़ दिया, ना ना ना, उसने आपका हाइपोथैलेमस तोड़ दिया तो जाके आपको दर्द हो रहा है। गुरुजी मेरा दिल नहीं टूटा है, मतलब नहीं टूटा आपका दिल। सनम मेरे दिल में बसती है, सनम एक डांगर है जो आपके दिल में बसती है, वो सनम आपके दिल में नहीं है। सनम आपके कहाँ बसती है? सनम आपके हाइपोथैलेमस में बसती है। आपकी कोई भी फीलिंग है, किसी से अटैचमेंट है, ठीक है जी। इसके अगली बात अगर मैं करता हूं, अगर आपको किसी से गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप किसी से नाराज है, ठीक है, आप लोग एंगर है, आप किसी से हेट करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है गुस्से में हैं, ठीक है, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप पूरे खुंखार बने हुए हैं, एंगर है, एवर्जन है, आपको बहुत ज्यादा घृणा है आप किसी को, तो आपका जवाब क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। आप किसी से नफरत भी करते हैं ना तो आप हाइपोथैलेमस से ही करेंगे। इसके अलावा आपके मूड की बात करता हूं मैं, मूड की। मूड का मतलब, गुरुजी आज मेरा ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आज तो मेरा सोने का मन नहीं कर रहा, आज तो मेरा यहां जाने का मन ही नहीं कर रहा, चलो आज तो छुट्टी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कई बार होता है आपका। एक्चुअली में कोई आपसे पूछ ले कि हमारे दिमाग में हमारा मन कौन सा है, जवाब क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही आपका मन है और कुछ नहीं है। मूड जिसको बोलते हो आप लोग,
आज ये मन है, आज वो मन है, आज दाल खाने का मन है, आज मसाला डोसा खाने का मन है, आज पनीर डोसा खाने का मन है, आज गुलाब जामुन खाने का मन है, आज ये है, आज वो है। जो भी आपके मन होते हैं करने के, वो आपका हाइपोथैलेमस होता है भाई आपका, इसे फीलिंग हाउस कहते हैं। आपको लगी है प्यास, ठीक है, आपको लगी है प्यास लगी है, ठीक है, और प्यास आपका दिमाग कौन सा बताएगा, थ्रस्ट कौन सा बताएगा आपको हाइपोथैलेमस ही बताएगा। आपको लगी है भूख लगी है, ठीक है, आपको लगी है भूख, आपको हंगर भूख लगी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस ही आपको बताएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी जो भी फीलिंग है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, ये सारी चीजें जो है आपकी, भूख है, प्यास है, सारी बातें आपकी हाइपोथैलेमस से ही लिंक होती है, और इसी वजह से इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा ब्रेन, मतलब ये हमारी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। या यूं कहिएगा, हम लोग, अगर आपसे मतलब सिंपली क्वेश्चन हो कि हमारे दिमाग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें समाज से जोड़े रखता है, तो ये सामाजिक तरीके से हमें यही दिमाग जोड़े रखता है। मतलब हमारी किसी से अटैचमेंट होती है, हमें कोई अच्छा लगने लग जाता है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, हम उससे बात करने स्टार्ट कर देते हैं, लंबे टाइम तक बात करते हैं, रात को 3-3 बजे तक बात करते हो आप, ठीक है, चुप चुप के, वो बात आप इसी दिमाग के कारण नहीं कर पाते हो। आपको मतलब कोई भी फीलिंग्स है आपकी, ठीक है, तो मतलब आपका हाइपोथैलेमस पे ही बात आएगी। तो होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, और इसे आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही था इस दिमाग का पार्ट। और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारा सेरिबर्म पढ़ते हैं, ठीक है भाई। सेरिबर्म जानते हैं क्या होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे चला जाता हूँ, आपको लास्ट आपका प्रेमस्टिक्स पढ़ाता हूँ आपको, फिर मैं आपको डोपामाइन हार्मोन पढ़ाता हूँ, और फिर टाइम बचता है तो हम लोग डाइजेशन सिस्टम को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम भी आज ही स्टार्ट करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग है आपका, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानेंगे, ठीक है, प्रमस्तिष्क के नाम से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिबरम ये। बेसिकली इसके मोटे मोटे 3 काम है, ठीक है। एक तो इसका मोटा मोटा काम है आपका इंटेलिजेंसी पे काम करता है ये, यानी कि ये काम करता है बुद्धिमत्ता पे काम करता है भाई, ठीक है, बुद्धिमत्ता पे काम करता है ये। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सा काम है क्या है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सा काम है आपका मेमोरी पे काम करता है, यानी कि हमारी ये स्मृति पे काम करता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट सा काम क्या होता है आपका, ये बेसिकली हमारी इमोशंस पे, ठीक है, इमोशंस पे। अब देखो, इमोशन और फीलिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन इमोशन में थोड़ा रोना धोना आ जाता है आपका, और कुछ नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स में इतना नहीं होता, फीलिंग एक पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अब ये तीनों ही, एक रिसर्च हुआ थोड़ा टाइम पहले, रिसर्च हुआ था, ये तीनों के तीनों जो है ना आपके ज्यादा एक्टिवेटेड है, या यूं कहिएगा पूरा सेरिब्रम एक्टिवेटेड होता है गर्ल्स का के बजाय मेल के 2% ज्यादा, ठीक है। फीमेल का, गर्ल्स का प्रमस्तिष्क 2% ज्यादा एक्टिवेटेड होता है मेल का। राजी हो जाओ छोरियों, ठीक है, छोड़ी भी हो जाओ थोड़ी थोड़ी। कैसे गुरुजी? क्योंकि हमारे अंदर इंटेलिजेंसी ज्यादा, लड़कियां इंटेलिजेंट ज्यादा होती है लड़कों से 2% ज्यादा, मेमोरी ज्यादा, इमोशन ज्यादा। आप देख लो लड़कियां रट्टे मारने में 1 नंबर आगे, ठीक है भाई साहब। तुम पूरा पैराग्राफ याद नहीं कर सकते जितने भी लड़के बैठे हो, लेकिन लड़कियां पैराग्राफ में कोमा डॉट ये सारी चीजें याद कर देगी, डिक्टो कर देगी। इसी वजह से अखबारों में खबर आती है, आज लड़कियों ने बाजी मारी, आज इतने % रिजल्ट आया, रट्टा मारने में आगे है। और मेमोरी इतनी भी आगे, कब क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइम हुआ था, कितने बजे, कितने मिनट और कितने सेकंड पे हुआ था, फला 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 सारी बात बता देगी, ठीक है, जब जब लड़ाई करनी होगी, ठीक है। और इमोशंस की बात की जाए, थोड़ा सा कुछ कह दो रोने भी लग जाएगी तुरंत ही, ठीक है। तो इमोशंस भी ज्यादा, मेमोरी पावर भी ज्यादा, इंटेलिजेंसी भी ज्यादा होती है। ये रिसर्च की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान में सब में, मतलब ये एक रिसर्च क्या होता है, एवरेज लिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है जो डांगर सी होती है, उनको कुछ नहीं आता, ठीक है, और ना उनकी मेमोरी है, ना कोई इंटेलिजेंसी है। कुछ लड़के भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लड़के भी पागल से होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो एवरेज की बात होती है, एज एन एवरेज रेशियो निकाला जाता है ये। अब हमें जो समझना है यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जो समझनी है वो देखना है क्या है, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि जो हमारा ये सेरिबर्म होता है ना, इसके लोब पढ़ने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लोब पढ़ेंगे इसके हम लोग, ठीक है। अब बड़ी नाजुक बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान आपका थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, बातें बड़ी नाजुक है आपकी। सबसे पहली बात,
एक लोब यहाँ पे आपका ये बनेगा ऐसे पीछे पीछे, और इसका नाम प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, इसका नाम होता है आपका हिप्पोकैम्पस, इसका नाम होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस इसका नाम है, हिंदी इंग्लिश में भी इसका एक ही नाम रहेगा। इसके 4 पार्ट तोड़ेंगे, इसको कॉर्टेक्स बोला करते हैं, और इसके 4 पार्ट तोड़ा। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो है फ्रंटल लोब कहते हैं, इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है आपका वो होता है इसके अंदर कौन सा, पेरिएटल लोब कहते हैं, इसे हम लोग पेरिएटल लोब कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारा उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल लोब कहते हैं, टेम्पोरल लोब के नाम से जानते हैं। और जो चौथा पार्ट है इसको हम लोग कहा करते हैं ओसीपिटल लोब के नाम से जाना करते हैं, ओसीपिटल लोब कहते हैं इसे हम लोग। और ये 5वां तो आपका हिप्पोकैम्पस है ही। वैसे ये पूरे 4 है, इसको कॉर्टेक्स भी बोला करते हैं हम लोग। ठीक है जी, ओके बात है, समझो बड़े ध्यान से, बहुत ही नाजुक बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं। एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन आज के पेपर में थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। क्या बात है सर जी, बताइए। देखो हमारा दिमाग प्यारे बच्चों 2 टाइप के हिस्सों में बटा हुआ है मेनली। एक होता है लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट। ठीक है, अगर किसी के लेफ्ट पे चोट लग जाए, लेफ्ट पे चोट लग जाए तो मतलब राइट काम करना बंद कर देगा, राइट पे चोट लग जाए तो लेफ्ट काम करना बंद कर देगा। ऐसे कर से इनके देखो लिंक जो होते हैं, कनेक्शन जो होते हैं वो क्रॉस टाइप से होते हैं आपके, लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से होता है आपका लिंक। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है आपकी कि जो भी इंसान राइट हैंड से लिखता है, ठीक है, सीधे हाथ से लिखता है, उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, और उन इंसानों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब उनका कैलकुलेटिव पार्ट वास्तव में बहुत अच्छा होता है, और वो मैथ है, रीजनिंग है, अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, और ना अगर आता है उनको तो वो प्रैक्टिस करके और अच्छा बना भी सकते हैं, जो राइट हैंड से लिखते हैं। ज्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं वैसे। ठीक है, कुछ इंसान लेफ्टी भी होते हैं, लाइक एज मी, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूं। जो आदमी उल्टे हाथ से लिखता है उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ऐसे इंसान दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं। ऐसे इंसान कभी आपको मिल जाए तो इनके आप पैर छुएं, ऐसे इंसान का अकाउंट नंबर पूछ के आप अकाउंट नंबर पैसे डलवाएं, ये काम आपको करने हैं। खैर ये तो बातें हुई मजाक की, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे इंसानों की आर्ट बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसानों की एक ये खूबी होती है कि वो कुछ भी चीज़ को जल्दी सीख लेंगे, जल्दी सिखा भी देंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जो है इनका बहुत अच्छा होता है, मतलब राइट हैंड से लिखने वालों का कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा होता है, इनका आर्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये इंसान जो है सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या कोई पेंटिंग का आर्ट हुआ, या कोई चीज़ सिखाने का, मोटिवेशन का, बोलने का, ये सभी चीज़ों का मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है इस बात का कि शायद मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो मेरी बोलने की आर्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें लिंक होती है थोड़ी थोड़ी आपकी, 100% तो नहीं है, कर थोड़ी थोड़ी लिंक होती है इन चीज़ों से आपकी। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि 5 पार्ट सर ने बताए यहाँ पे, तो इनका काम क्या है, इसे ध्यान से समझ लेना, टॉपिक पूरा हो जाना है आपका। हिप्पोकैम्पस को हम लोग हमारे दिमाग का मेमोरी हाउस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये मेमोरी हाउस होता है हमारे दिमाग का। ठीक है, मेमोरी हाउस यानी कि इसे हम याददाश्त का घर कहते हैं। जो भी कुछ आपने याद किया है, ठीक है, जो भी कुछ आपने याद किया है तो समझ जाओ आप लोग आपका हिप्पोकैम्पस में हुआ है, वो स्टोर हुआ है। स्टोर हुआ इन द सेंस आप कंप्यूटर में मुझसे पढ़ोगे, एक आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के बारे में आप लोग जानने वाले हो। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होती है क्या होती है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक बार डेटा को स्टोर कर दिया तो समझ जाओ इसके अंदर आपका डेटा जो है वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, कभी डिलीट नहीं होने वाला है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या यूं कहूंगा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, या यूं कहूंगा ये एक टाइप का बैकअप स्टोरेज डिवाइस है। मतलब आपको जब कभी भी चाहिए आपके कंप्यूटर में कुछ बातें तो आप वहां से निकाल सकते हो, दोबारा ग्रैब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बात हुई आपकी हार्ड डिस्क की, बात आई, इंपॉर्टेंट है। और हार्ड डिस्क जो है आपका कौन सा दिमाग होता है, हिप्पोकैम्पस को ही हम लोग हार्ड डिस्क कहा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हिप्पोकैम्पस जो होता है हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात आप याद कर लीजिएगा। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में हार्ड डिस्क कौन सा पार्ट है, या ये परमानेंट स्टोरेज वाला कौन सा पार्ट है, तो हिप्पोकैम्पस रहेगा, पहली बात। दूसरी बात पे आता हूं मैं, दूसरी बात पे ये आता हूं, एक बीमारी होती है जिसको एमनीशिया कहते हैं। ठीक है, एमनीशिया के नाम से पुकारा जाता है, एमनीशिया कहते हैं इस बीमारी को हम लोग, एमनीशिया। ये बीमारी क्या है इसके बारे में समझो। इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है कहीं पे, भूलने की बीमारी। ठीक है,
भूलने की बीमारी, ठीक है, भूलने की बीमारी। कहते भी हैं कि तेरे को बड़ी भूलने की बीमारी है यार, ठीक है, एमनीशिया होता है वो हमारा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एमनीशिया इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, एमनीशिया हमारे दिमाग के किस भाग से संबंधित है, तो आपका जवाब तुरंत भाग के देना चाहिए, आपका हिप्पोकैम्पस। लेकिन सर इसका मतलब क्या है, एमनीशिया में होता क्या है एक्चुअल में? एमनीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमनीशिया को यूं समझो, एमनीशिया में आपकी जितनी भी ओल्ड मेमोरी होती है, पुरानी यादें होती है, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। जितनी भी आपकी नई मेमोरी होती है वो आपकी रहेंगी केवल। यूं समझ लो आपका दिमाग जो है ना वो एक टाइप से रीसेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब जी आपने अपना फोन को रीसेट किया। फोन जब आप रीसेट कर देते हो ना तो आपकी पुरानी चीजें जितनी भी आपकी गैलरी में आपके फोटोज पड़ी है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है, या आपका व्हाटएवर जो भी आपके फोन में, जैसे आपने उसे फॉर्मेट किया तो आपका डेटा सारा गायब हुआ, आउट हुआ। लेकिन क्या हुआ, अगर आज आप उसके अंदर कोई काम कर रहे हैं, अगेन आपने कोई फोटो क्लिक किया है, अगेन आपने कोई कॉन्टेक्ट सेव किया है, तो वो सेव रहेगा उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ही आपकी मेमोरी के अंदर एमनीशिया काम करती है। गुरुजी कैसे काम किया, जैसे मतलब है कि जो है मैं कल तक की सारी बातें भूल गया, ठीक है, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा कुछ होगा, यानी कि मैं पुरानी बातें सब कुछ भूल गया। लेकिन आज जो मेरे साथ हो रहा है, अब जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरा वो है, वो कौन सी मेमोरी में जा रहा है मेरा, वो बिल्कुल स्टोर हो रहा है मेरा। इसे ही एमनीशिया कहा करते हैं। अच्छे से याद कर लेना, नई मेमोरी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, पुरानी मेमोरी जो है सारी डिलीट हो जाएगी। और ये किससे रिलेटेड है, आपकी हिप्पोकैम्पस में ही रिलेटेड है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो जी, अब और बातें याद करते हैं हम लोग। फ्रंटल लोब क्या करती होगी आपकी? फ्रंटल लोब का काम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो कभी भी आपकी मेमोरी बनने की बात करता हूं मैं, ठीक है, मेमोरी बनने की बात करता हूं मैं, मेमोरी बनने की बात है हमारी, मेमोरी बनने की बात अगर आपके आगे आती है तो आप समझ लेना वो आपकी फ्रंटल लोब होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे दिमाग में कहां पे मेमोरी बनती है, ठीक है, हमारे दिमाग में मेमोरी बनती कहां पे है, तो आपका जवाब रहेगा फ्रंटल लोब में बनती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बनती यहां पे है, स्टोर यहां पे होगी आपकी, ठीक है। मतलब आप लोग अब मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप इस क्लास को रन कर रहे हैं, आपने जितनी क्लासें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी मेमोरी बन रही है। ये मेमोरी बन कहां पे रही है बेटा, आपकी मेमोरी बन रही है फ्रंटल लोब के अंदर। बन फ्रंटल लोब में रही है, लेकिन स्टोर कहां हो रही है, आपकी हिप्पोकैम्पस में जा जाके स्टोर हो रही है। तो मेमोरी बनेगी आपकी फ्रंटल लोब में, स्टोर होएगी आपकी हिप्पोकैम्पस में। ये बात आप लोग याद करिएगा। अगली बात पे चला जाता हूं मैं। अगली बात आपकी क्या होगी, एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता हूं मैं, पीडी की बात करता हूं। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, कपड़े पहनने का ढंग होता है, बोलने का ढंग होता है, चलने का ढंग होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आपकी सारी चीजें पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होती है। और पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो पर्सनैलिटी जो है आप लोगों की वो किस पे डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी आपका फ्रंटल लोब पे डिपेंड करती है। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो कहाँ बनती होगी, इस फ्रंटल लोब में ही बनती होगी। जो भी पर्सनैलिटी आपकी है वो इस फ्रंटल लोब में ही प्रिपेयर होती है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात अगर की जाए आपकी फ्रंटल लोब से इंपॉर्टेंट बात की जाए आपकी, तो क्या होगी, तो इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होगी फ्रंटल लोब से कि एक आपकी बीमारी होती है एमपीडी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपीडी इज रिलेटेड टू, ठीक है, एमपीडी जो होती है वो किससे संबंधित है, तो एमपीडी प्यारे बच्चों संबंधित होती है किससे, आपकी फ्रंटल लोब से। मतलब क्या है सर इसका मतलब है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसे जिसका इंसान का फ्रंटल लोब खराब हो उसको एमपीडी होएगा। मतलब क्या है जी कि कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी भूल जाएगा। आप मेरे साथ बैठे, आप मेरी जैसी पर्सनैलिटी अपना लोगे, आप किसी और सर के साथ बैठे, आप वैसी पर्सनैलिटी अपना लोगे। मतलब आप जिसके साथ में बैठोगे वैसी वैसी पर्सनैलिटी जो है आप ग्रैब करते जाओगे, अपनाते रहोगे, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एमपीडी कहते हैं, इसी चीज को हम लोग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से पुकारा करते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए जो आप लोगों का विजडम हाउस होता है, ठीक है, विजडम हाउस होता है, ठीक है, विजडम हाउस का मतलब है जो आप लोगों का चतुराई का घर होता है, आप चतुराई करते हैं। सेरिबेरम वैसे चतुराई का घर पूरा ही बोला जाता है, तो जो भी आप चतुराई करते हैं, क्लेवरनेस करते हैं, झूठ बोल देते हैं एकदम से, ये करना है वो नहीं करना, ऐसे करना है वैसे करना है, ये सारी बातें जो है आपकी इस फ्रंटल लोब में ही होती है। तो ये बातें भी आप याद कर सकते हैं। चतुराई का घर आपका कौन सा दिमाग होता है? फ्रंटल लोब होता है। अच्छे से याद कर लेना इस बात को आप लोग। अगली बात अगर मैं आपको बताना चाहूं कि फ्रंटल लोब से क्या होगा आपका, इससे डिसीजन मेकिंग की भी बात होती है आपकी। डिसीजन मेकिंग की बात अगर की जाए तो क्या होगी आपकी? डिसीजन मेकिंग का मतलब आपका ये है कि क्या निर्णय लेना है, कब सोचना है। अभी आपको मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि शादी में चलना है, तो आपको ना कन्फ्यूजन है कि यार जाऊं या ना जाऊं। ये कन्फ्यूजन एक्चुअली मुझे भी है, ठीक है। आज मुझे कहीं जाना था, ठीक है, सुबह सुबह जाना था मुझे कहीं, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन था यार मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। आज मैं छुट्टी लूं ना लूं, निर्णय मैंने लिया चलो मैं छुट्टी नहीं लेता हूं, मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग जो किसने की होगी? मेरे दिमाग ने, फ्रंटल लोब ने। आपको भी डिसीजन मेकिंग होती है कई बार, 2-3 चीज, जैसे आपने किसी मार्केट में गए और आपने शर्ट खरीदने लगे, आपको 10-15 शर्ट दिखा दी उन्होंने, अब आप कंफ्यूजन में यार कौन सी शर्ट लूं मैं, कौन सी मेरे लिए ठीक रहेगी, ठीक है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग कौन सा दिमाग कर रहा होगा? ये आपका फ्रंटल लोब ही कर रहा होगा। सोचना है, कब सोचना है, क्या निर्णय लेना है, ये सारा आपका फ्रंटल लोब ही किया करता है, ठीक है। तो मेमोरी बनती यहाँ पे है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहीं से होते हैं, विजडम हाउस इसे ही कहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ठीक है। इंटेलिजेंसी हाउस भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंसी हाउस चतुराई के अलावा बुद्धिमत्ता का घर भी, ठीक है। आप कोई बड़ी शानी बात करते हो किसी के साथ में, तो भी आप फ्रंटल लोब को ही समझिएगा, ठीक है, यहीं से ही करते हो। अच्छी बात करना, प्यारी बात करना, सलीके से किसी से बोलना, सर है तो सर को नमस्ते कह के बोलना, पैर छूना, इज्जत देना, ये सारी काम आपके कहाँ से हैं? कौन बताता होगा? फ्रंटल लोब भी बताता होगा आपको, ठीक है। चतुराई में भी इसी में, आप गुंडागर्दी करते हो चतुराई भी करते हो इसी से ही, ठीक है ना। पेरिएटल लोब क्या करती है बेसिकली आपकी? ये देखो क्या करती है पेरिएटल लोब। एक इसका मेन काम होता है कैलकुलेटिव पार्ट को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से चलाना, यानी कि मैथ है आपका, जो आपका रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, इनके पार्ट को कंट्रोल करने की बात की जाए तो आपका जवाब रहेगा पेरिएटल लोब का। हालांकि हल्का फुल्का ये डिस्टेंस डायरेक्शन को भी कंट्रोल करती है, 100% तो नहीं, 100% तो टेम्पोरल में आएगा, लेकिन हल्का फुल्का इसका भी लिंक होता है डिस्टेंस डायरेक्शन का। लेकिन मेनली पेरिएटल लोब जो होती है आपकी मैथ वगैरह पे काम करती है, कैलकुलेटिव पार्ट पे काम करती है। जिस किसी का मैथ रीजनिंग ये बहुत अच्छी होती है, समझ जाइएगा उसका पेरिएटल लोब जो है ना ये बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग भी होगा उसका पेरिएटल लोब, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। टेम्पोरल लोब क्या होती है बेटा आपकी? तो टेम्पोरल लोब जो है आपकी ये काम करती है आपकी डिस्टेंस पे, ठीक है, ये काम करती है डिस्टेंस पे काम करती है, और ये काम करती है के साथ में आपकी डायरेक्शन पे भी काम करती है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन इन दोनों पे काम करने किसका काम होता है? आपका पेरिएटल लोब का ही होता, सॉरी टेम्पोरल का होता है। हालांकि इस पे पेरिएटल भी करती है लेकिन ज्यादा काम टेम्पोरल करती है। इसका मतलब क्या है सर जी? आप किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, आपका घर यहां से कितना दूर है, जहां बैठे हो यहां से कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है। अब आपको मैं कहता हूं कि छुट्टी है आपकी, ठीक है, अगर आपकी छुट्टी होगी तो मतलब आप यहां से अब किधर जाएंगे, किधर आपका घर पड़ता है, कौन से रूम में आपका घर पड़ता है, ठीक है, मतलब रूम इन द सेंस कि आपके जो क्लस्टर बनते हैं, ठीक है, जो क्लस्टर होते हैं, जो एरिया होते हैं उनको रूम्स भी बोला करते हैं टेक्निकल वर्ड में, ठीक है। तो ऐसे आपका कौन कौन से जगह क्षेत्र में घर पड़ रहा है, ये डिस्टेंस डायरेक्शन आपका टेम्पोरल ही बताने वाला है। इसका मतलब सर जी क्या हुआ? जैसे इसका कोई एग्जांपल देता हूं आपको, मैं दिल्ली की बात करता हूं मैं, ठीक है। अब दिल्ली जो है आपका, दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो काम ढूंढने के लिए आते हैं, ठीक है। और दिल्ली में अगर बहुत सारे लोग काम ढूंढने के लिए आए हैं तो होता क्या है कि कई बार काम नहीं मिलता, तो मेंटली बड़े प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। तो वो अपना, उनका क्या होता है, जब भी टेंशन आदमी को होती है तो टेम्पोरल लोब जो है काम करना छोड़ देता है उसका, ठीक है। और जैसे टेम्पोरल लोब काम करना छोड़ा तो मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन के बारे में भूल जाएंगे। अब उनको ये पता नहीं होता कि हमारा घर किधर पड़ता है, किस दिशा में हमारा घर पड़ता है। तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं लगता कि हमारा घर जो है वो किस दिशा में है। इस वजह से जो है वो कहते हैं क्या है भाई, वो बेघर हो जाते हैं, बेघर होते हैं। तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या कर रखा है, बहुत सारे उनके लिए शेल्टर्स होम जो है वो तैयार कर रखे हैं, ठीक है। बेघरों के लिए शेल्टर्स होम आप लोगों ने देखा होगा ना, दिल्ली में तैयार करे होते हैं, तो यहीं से ही होते हैं। तो इतनी बात को आप लोग साथ के साथ याद कर सकते हैं।
ऑसिपिटल लोब क्या करती है, ये हमें ड्रीम, ठीक है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं यानी कि जो हमारे सपने होते हैं, ठीक है, ये सपने दिखाने का काम जो है इस ऑसिपिटल लोब का ही है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं, जो हमारे सपने होते हैं ये इस ऑसिपिटल लोब के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। और हमें अगर वो याद रह गए इसका मतलब हमारे वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो गई है। अब आपने जो भी बात यहाँ पे पढ़ी, भैया आपको पता है कि 2 जमा 2 क्या होता है, ठीक है, पहले से पता है, आपको पता है कि 2 गुणा 2 क्या होता है, भाग क्या होता है, मतलब आपकी कैलकुलेशन जो है ये अच्छी है पहले से अगर, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये आपके पैरिएटल में है। ये चीज़ें स्टोर कहाँ पे होती है सारी की सारी, ये हिप्पोकैम्पस में है। ये पर्सनैलिटी की बात है, चतुराई की बात है, सारी स्टोर कहाँ पे है, यहाँ पे है। डिस्टेंस डायरेक्शन कितना किलोमीटर है, मेरा घर कितना दूर है, मुझे किधर जाना है, ये स्टोर कहाँ पे है आपकी हिप्पोकैम्पस में। आपको कोई सपने वगैरह की बात आती है, स्टोर कहाँ पे हो सकता है, हिप्पोकैम्पस में। तो यह याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस तो याददाश्त का घर है ही। जो भी कुछ आपने सूंघा है अब तक, आपने चखा है, आपको पता है मीठा कैसा है, आपको पता है फीका कैसा है, आपको सारे टेस्ट के बारे में पता है, तो समझ जाइएगा आप लोग जो है ये हिप्पोकैम्पस से ही कनेक्टेड है। तो इतनी बातें आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा यहाँ पे और समझ के चलिएगा ये बात अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतने बात हमें याद रखनी है और ये हमारा यहाँ पे चीज़ें पूरी हुई। एक लास्ट चीज़ आपकी यहाँ पे रहती है बच्चा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट चीज़ हमारी रहती है डोपामाइन हार्मोन। इसे आप फटाक से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ वैसे कर ही लिया होगा आपने। अब हम लोग आगे जाते हैं तो जिसके अंदर हम लोग जानेंगे डोपामाइन हार्मोन, ठीक है बच्चा, इसको लिख लिया होगा आपने। डोपामाइन हार्मोन आपका, जिसमें आपको इसका कलर है ग्रीन, इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, फीलिंग हार्मोन है, लव हार्मोन है और सेटिस्फाई हार्मोन है। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर के जितने भी सिग्नल्स होते हैं ना आपके, ये यही दिमाग, यही मतलब हार्मोन की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे ग्रीन हार्मोन, जो ग्रीन कलर है, कलर इसका ग्रीन होता है और ये सिग्नल कभी भी, जैसे मैंने कहा मेरे हाथ हिलाया, मैंने बैठा, मैंने चला, ये सारी चीजें जो आपकी कंट्रोल हो पा रही होगी ना, कहाँ से हो पा रही होगी आपकी, ये आपकी इस डोपामाइन हार्मोन ही कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, सारे सिग्नल लेके चलता है यही आपका। फीलिंग हार्मोन और लव और सेटिस्फाई हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हार्मोन जो है ना कहाँ से निकलता है भाई, ये केवल और केवल जो है हमारे हंसने से निकलता है। तो आप जो है हमेशा हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जब भी आप हंसते हैं तो आपके दिमाग से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, और उसी हार्मोन का नाम क्या है आपका, उसी हार्मोन का नाम है भाई आपका क्या, कि डोपामाइन हार्मोन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखिएगा आप लोग। आप हमेशा हंसते रहिए और किसी तरीके से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा केवल और केवल आप लोगों के हंसने मुस्कुराने से ही निकलेगा। तो आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते जरूर रहें, इसकी तरह ऐसे जीभ निकाल निकाल के आप हंसते मुस्कुराते रहें यहाँ पे, ठीक है। और डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होता रहेगा। जैसे डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होगा तो सारे सिग्नल जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांसमिट होंगे, सारे सिग्नल अच्छे से ट्रांसमिट होंगे, मतलब आपको अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, आप प्यार भरी फीलिंग आएगी, आप खुद संतुष्ट भी रहेंगे और सब कुछ बढ़िया चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों का प्यारे बच्चों ये नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट नर्वस सिस्टम हो चुका है आपका, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे आप लोगों ने, लिखवा दिया मैंने बारी बारी पढ़ा के आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास में टाइम पड़ा है, ठीक है, और फिर जो है उसको पूरा हम लोग अगले लेक्चर तो कर ही देंगे। कुछ बातें उस नए टॉपिक की स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो भाई नया टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसे कहेंगे बेटा हम पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेशन के बारे में हमें जानना है, पाचन के बारे में हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा भी है थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बाकी टॉपिक्स के मुकाबले थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ज़्यादा वाला, ठीक है। अभी पाचन की बात अगर करता हूं तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख देता हूं कि पाचन क्या होता है आपका, ठीक है। पाचन का मतलब होता है खाने को टुकड़ों में तोड़ना, खाने को टुकड़ों में
तोड़ना, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, देसी भाषा में मैंने जो है लिखा है यहाँ पे, और कुछ अलग से कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल इतना लिखा है, खाने को टुकड़ों में तोड़ना ही आपका पाचन कहलाता है, वही आपका डाइजेशन कहलाता है। याद रखना, खाने को टुकड़ों में तोड़ना ही आपका पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि डाइजेशन जो है या पाचन तंत्र जो है हमारा, ये कैसे काम करने वाला है, क्या है ये पूरा प्रोसीजर, इसको हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। इस पाचन में आपको मैं दो चीज बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है और इस पूरे पाचन में क्या होगा, ठीक है, ये देखना है हमें। पहले तो हमें देखो क्या पढ़ना है इसके अंदर। हमें इसमें ये पढ़ना है कि इस पाचन को हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है। एक जो टुकड़ा होगा हमारा, वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग आहार नाल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। आहार नाल के नाम से पुकारते हैं हम लोग, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल आपकी। और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियां क्या होती है, थोड़ी देर पहले ही समझा के हटा था मैं। इस एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछी जाती है, एक छोटा सा सवाल अगर बने आपके कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा 9 मीटर या कई जगह इसे जो है 33 फीट भी लिखा होता है। तो एक छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है आपकी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे माउथ के बारे में जानेंगे, यानी कि मुख के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसको माउथ के अलावा जो है BUCCAL, बक्कल, CAVITY, कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसी को ORAL, ओरल कैविटी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। बक्कल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, या इसको जो है मुख गुहा भी कहते हैं, ठीक है। मुख गुहा के नाम से भी पुकारा जाता है हिंदी के अंदर। सबसे पहले आपका डाइजेशन, मैं आपको ये नहीं बता रहा, पढ़ा नहीं रहा हूं फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हमें ये चीज जाननी है। सबसे पहले शुरुआत हमें करनी है कहां से, अपने माउथ से करनी है इस डाइजेशन की, ठीक है। माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, पेपर में आए कि बक्कल कैविटी क्या होती है जानना पड़ेगा, ओरल कैविटी क्या होती है ये देखेंगे, और मुख गुहा एक ही नाम है वैसे, पेपर में जरूरी नहीं है आपको माउथ ही नाम दे, आपको बक्कल भी दे सकता है और आपको ओरल भी दे सकता है। इसको आप, इसके अंदर भी आप दो चीज पढ़ने वाले हो, ठीक है। एक आप इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो, एक TEETH, ठीक है, यानी कि TEETH यानी कि टीथ, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। TOUNGE, टंग, यानी कि आप लोग जो है अपनी जीभ के बारे में भी जानने वाले हैं, ठीक है। टंग यानी कि जीभ के बारे में भी जानने वाले हैं आप लोग। और मुंह के अंदर एक आप लोग ग्रंथि पढ़ोगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड का मतलब होता है आपका लारीय ग्रंथि, हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंह के अंदर, ठीक है। लारीय ग्रंथि का नाम आप पढ़ेंगे मुंह के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बात मैंने आपको बताई, क्या बात आपको मैंने बताई कि जो आपका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहले आप दो हिस्सों में इसको तोड़ देना। पहला आप तोड़ोगे एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई आपकी 9 मीटर या 33 फुट के आसपास होती है। दूसरा जो है आपकी ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि होती है, और ग्रंथियां जो होती है आपकी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी ग्रंथि काम करेगी। पहला पार्ट आपको माउथ बताया, माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहा भी कहते हैं। और इसमें टीथ और टंग दो चीज पढ़ेंगे। ग्लैंड्स में हम लोग सलेवरी ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। दूसरा फिर हमारा खाना जो है, 2 नंबर पे जो हमारा खाना आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा आएगा ईसोफेगस ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसको लिखते ई से हैं लेकिन ये बोला जाता है ईसोफेगस, ठीक है, बोला जाता है ये ईसोफेगस बोला जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली के नाम से जाना जाता है, ग्रास नली या ग्रास नली का। इसकी लगभग लंबाई जो होती है आपकी वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपकी पाचक रस नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पाचक रस नहीं होता है, ठीक है। इसके बेसिक जहर डालो चाहे अमृत डालो, कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ता है। ईसोफेगस ट्यूब या ग्रास नलिका 25 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। इसमें कोई पाचक रस नहीं होता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है।
अगली बात पे आते हैं हम लोग, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 नंबर पे आपका जो खाना आता है वो कहाँ पे आएगा भाई? 3 नंबर पे आपका खाना जो है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे आने वाला है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 3 नंबर पे हमारा जो खाना आएगा वो आएगा स्टमक के अंदर, यानी कि हमारे पेट में, ठीक है। इसको हम लोग उदर भी बोला करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आमाशय भी बोला करते हैं, ठीक है। स्टमक है, पेट है, या उदर है, या आमाशय है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ग्रंथि रहेगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी हमारी, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा हिंदी में क्या कह सकते हैं? जठर रस, जठर ग्रंथि के नाम से पुकारेंगे हम लोग इसे, ठीक है। जठर ग्रंथि। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे HCl के बारे में, पेप्सिन के बारे में, रेनिन के बारे में, एंजाइम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे जो आपका खाना आएगा ना प्यारे बच्चों, वो आएगा आपका कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, यानी कि छोटी आंत में आपका आएगा, ठीक है। छोटी आंत। और छोटी आंत जो है इसकी लंबाई लगभग 6 से 6.25 6.5 मीटर तक के आसपास होती है। और यहाँ पे आप 2 ग्रंथियां पढ़ोगे, ठीक है। एक आप पढ़ोगे कौन सी? एक आप पढ़ोगे लीवर पढ़ोगे, ठीक है। लीवर यानी कि आप यकृत के बारे में जानोगे। और एक आप जो है लीवर के अलावा एक चीज और जानोगे यहाँ पे, क्या? पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज के बारे में जानोगे आप लोग, पैनक्रियाज, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसे बोलोगे अग्नाशय बोलोगे इसे आप, ठीक है। देखो वो अमाशय है, ये अग्नाशय है, इतना सा फर्क है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में आप पांचवी जो चीज है आपकी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पांचवी, ठीक है। पांचवी आपकी जो चीज पढ़ोगे, आप पढ़ोगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। इसमें भी कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है। और छठवां आपका लास्ट में पढ़ोगे आप लोग एनस पढ़ोगे, यानी कि गुहा पढ़ोगे, जहां से खाना जो है आपका एग्जिट हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोग इसमें जानने वाले हो, ठीक है। एक बार इसे फटाक से आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ताकि मैं इसको रिवाइज करवा दूं आप लोगों को बाद में। एलिमेंट्री कैनाल, और अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था? एक एलिमेंट्री कैनाल था, एक आपकी ग्लैंड्स थी। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल आपकी, जो कि आपकी टोटल 9 मीटर की है। और इसको हम लोग 33 फीट के नाम से भी पुकारते हैं। जिसमें आपका जो है मुख आएगा, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, ऑरल कैविटी कहते हैं हम लोग, या मुख गुहा भी कहते हैं। इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक टीथ पढ़ेंगे, एक हम टंग पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम लोग स्लेवरी ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि पढ़ेंगे। फिर हमारा खाना जाएगा इसोफेगस ट्यूब में, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक आपकी फूड पाइप भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है आपका। उसके बाद में आपका स्टमक, पेट आएगा, ठीक है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, फिर हमारा एनस या गुहा। आप पेट के अंदर पढ़ोगे क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ोगे, ठीक है। और आप लोग छोटी आंत में पढ़ोगे लीवर और पैनक्रियाज। तो टोटल आप लोग जो है ये ग्रंथियां कितनी पढ़ रहे हो? 1 नंबर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। 2 नंबर आपने यहाँ पढ़ी है, 3 नंबर आपने यहाँ पढ़ी है, 4 नंबर आपने यहाँ पढ़ी है, ठीक है। तो टोटल 4 ग्रंथि पढ़ोगे, इधर आपके 6 पार्ट आप पढ़ोगे। ये 6 4 10 पार्ट आप पढ़ोगे, तो जाके आप लोगों का पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और बता देता हूं, फिर आपको अगले लेक्चर में लेके जाऊंगा मैं, क्या कि इस पूरे लेक्चर में होगा क्या, काम क्या होगा, मतलब इस डाइजेशन में, ये तो आप पढ़ने वाले हो। लेकिन इस पूरे डाइजेशन में मेनली मतलब काम हमारा क्या होगा, मुद्दा हमारा क्या होगा, वो बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मुद्दा हमारा होगा, देखो हमारे पास में 5 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में इसे कहते हैं शर्करा। दूसरा प्रोटीन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रोटीनी। तीसरा लिपिड्स या फैट्स, ठीक है। हालांकि चौथा मिनरल और विटामिन भी होते हैं, लेकिन मिनरल विटामिन तो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि वो डाइजेस्ट ही हो जाते हैं, उनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें इन तीनों को डाइजेस्ट करवाना है। मेनली किस फॉर्म में करवाएंगे एक बार लिख देता हूं, फिर समझाता हूं इनको मैं, ठीक है।
ठीक है बच्चा, अब मैंने आपको लिख दिया है, हो सकता है आप लोगों ने भी साथ के साथ जो है इसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, देखो हमारे इस पूरे पाचन के अंदर हमें काम क्या करवाना है। डाइजेशन तो देखो हमें बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इस पूरे डाइजेशन के दौरान क्या क्या काम होगा ये भी आपको देखना या जानना जरूरी है। यहाँ पे इस पूरे डाइजेशन के दौरान सबसे पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है ना बच्चा, वो टूटेगा किसमें, आपका ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज से आगे ये ग्लाइकोजन में टूटेगा। हमें मतलब एनर्जी फाइनली जो है, हालांकि ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है और कुछ ग्लाइकोजन तक जाके हमें एनर्जी मिलती है फिर फाइनली। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, ग्लूकोज को हमें ग्लाइकोजन में तोड़ना है। ये प्रोसेस जो है हमें अपनानी है, चलानी है। यहाँ पे प्रोटीन के साथ क्या काम करना है हमें, प्रोटीन को हमें पेप्टाइड या पेप्टोन में तोड़ना है। ठीक है, ये की बात है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, और फिर फाइनली आपका क्या आएगा, एमिनो एसिड आएगा, यानी कि एमिनो अम्ल आएगा। तो प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड या आपका पेप्टोन्स में, और फाइनली ये एमिनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एमिनो एसिड में जाके जो है आपका फाइनली एसिड वहां तक जाएगा आपका। लिपिड या फैट, ठीक है, इसको हिंदी में क्या करते हैं, इसको हिंदी में हम लोग वसा के नाम से पुकारा करते हैं, लिपिड या फैट। ठीक है, और लिपिड या फैट जो होते हैं इसको हम लोग फैटी एसिड के नाम से पुकारते हैं। वसीय अम्ल, मतलब ये टूट जाएगा तो वहां तक आपका, और फाइनली टूटेगा आपका ये ग्लिसरॉन के अंदर या ग्लिसरीन के अंदर, या जो भी आप इसको कहते हैं। ग्लिसरीन आप लोगों ने छाले वगैरह पे लगाने वाली दवाई कई बार सुनी भी होगी, ग्लिसरीन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, फिर ग्लाइकोजन में टूटेगा, आपका प्रोटीन जो है वो आपका पेप्टाइड्स या पेप्टोन में टूटेगा, फिर फाइनली एमिनो एसिड में टूटेगा। फिर आपका लिपिड या फैट जो होता है ये आपका किस में टूटेगा, फैटी एसिड में, और फिर फाइनली आपके ग्लिसरॉल के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इससे आगे की जो बात है हम लोग अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे, समझेंगे, कि डिटेल से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा है, वरना मैं शुरू करता इसको। ठीक है, आगे की आपकी कोई क्लास है नहीं, और आज की क्लास आपकी इतनी ही है, ये लास्ट क्लास थी आपकी। ठीक है, और होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आई है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने नर्वस सिस्टम पूरा किया, और आज वाले इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक एलिमेंट्री कैनाल रखा नाम, एक हम लोगों ने नाम रखा है यहाँ पे, दूसरा साथ में क्या नाम रखा है, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ रखी है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपकी, इस एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 9 मीटर है, यानी कि 33 फीट होती है। इसके अंदर आप लोग पहला पार्ट कौन सा पढ़ने वाले थे, इसके अंदर आप माउथ पढ़ेंगे, इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं या ऑरल कैविटी भी कहते हैं। इसमें आप लोग दांत या जीभ के बारे में पढ़ोगे, और मुंह में आप स्लेवरी ग्लैंड को पढ़ोगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मुंह में कौन सी ग्रंथि होती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है आपकी। ठीक है, मुख को और क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, और क्या कहते हैं, ऑरल कैविटी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। फिर आप पढ़ोगे ईसोफेगस ट्यूब, क्या इसमें कोई पाचक रस होते हैं, नहीं होते जी इसके अंदर। फिर आप पढ़ोगे क्या इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। फिर आप पढ़ोगे स्टमक, स्टमक में कौन सी ग्लैंड है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर रस होता है। फिर पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, आप लोग छोटी आंत की लंबाई कितनी है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, 6 से 6.25 या 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर के बीच में आपकी। ठीक है, और उसके बाद में जो है छोटी आंत जो होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां, एक तो लीवर, एक आपकी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पे आगे जाके किसको, फिर पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज के अंदर जो है कितने पार्ट पढ़ोगे आप लोग। लार्ज में आपका कोई भी पाचक रस नहीं होता, क्योंकि अब तक सारा खाना पच चुका होता है। ठीक है, और फाइनली आपका जो लास्ट में आएगा वो एनएस यानी कि गुहा। फिर तो सर ने बताया आपको क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन से पेप्टाइड या पेप्टोन्स में या अमीनो एसिड में, और आपका लिपिड या फैट्स जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर जो है आपके फाइनली टूटेगा। तो इतनी बात जो है आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज के लिए तो हंसते मुस्कुराते घर जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।